अलग अलग राज्यों से अपडेट्स देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून से अगर हम बात करें तो संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ से नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही गुरुग्राम से संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी से हम अलग अलग राज्यों का अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले दिल्ली की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजकुमार, दिल्ली में कैसी स्थिति आज देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते रोज स्थिति बहुत भयावह थी, बड़ी संख्या में लोग पलायन के चलते रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन का रुख कर रहे थे। आज क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल ईशानी, जो आपका सवाल है वो सवाल बदस्तूर जारी है। जो हालात और परिस्थितियां हैं, आनंद विहार बस अड्डे की बात करें या रेलवे स्टेशनों की बात करें, तो वहाँ निश्चित तौर पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। पुलिस और उसके अलावा जो मार्शल लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो निश्चित तौर पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियाँ इतनी बेहतर बनती हुई नहीं दिख रही हैं। जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो उनको भयावह स्थिति को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली में 9 लाख के करीब टोटल जो कोरोना का अगर आंकड़ा उठाया जाए तो 9 लाख के आसपास लोग जो है संक्रमित हुए हैं। तकरीबन 19,000 से ज़्यादा लोग जो है मौत के आगोश में समा चुके हैं। पिछले के 24 घंटे की बात करें तो 250 के आसपास लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ई लीला समाप्त कर दी केवल कोरोना की वजह से। लेकिन ये इतनी भयावह स्थिति है कि इसमें त्राही त्राही मची हुई है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले अपने स्पष्टीकरण में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो कोलैप्स वाली बात कही, तो उसके बाद है कि निश्चित तौर पर एक अविश्वास की भावना बनी है। हालांकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल कहीं ना कहीं उसके रूबरू है। कल प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया, उसके बाद उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया लोगों को कि वो पलायन ना करें। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि एक आम आदमी यदि बन के अगर हम लोग सोचें तो आम आदमी को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने परिजनों से दूर चला है। क्योंकि दिल्ली में देखी जाए तो 2 करोड़ की आबादी बताई जाती है, उसमें बहुत बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो पूर्वांचल, बिहार और तमाम देश के अन्य प्रांतों से आके लोग बाग अपना भरण पोषण के लिए आते हैं। लेकिन अब उसी स्थिति में जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन लॉकडाउन का है, उस स्थिति में भी लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। आनंद विहार बस अड्डे से जो बसें हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो चलती हैं, उनके जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जो ट्रेन है, लोग दिन में नहीं निकल पाते हैं, लेकिन रात का समय जैसी सूरज अस्त होता है वैसी लोग बाग अपना पलायन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हालात और परिस्थितियाँ अब ऐसी हैं कि इसमें क्या किया जाए लोगों की समझ नहीं आ रहा है। और लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर मानसिक अवसाद की तरफ अगर हम इसे कहें तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि लोगों में भी डर जरूर बन चुका है और बीते वर्ष वाला डर एक बार फिर देखने को जरूर मिल रहा है। उपेंद्र, आपसे उत्तराखंड की स्थिति के बारे में अपडेट चाहेंगे। देखिए सानी, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 21,000 से ज़्यादा मामले जो हैं उत्तराखंड में आ चुके हैं और लगातार 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 3,000 मामले जो हैं उत्तराखंड में सामने आए हैं। और ऐसे में राज्य सरकार के पास जो है वो बड़ी चुनौती जो है वो देखने को मिल रही है। शासन, प्रशासन और राज्य सरकार लगातार जो है इस चुनौतियों से लड़ रही है। हालांकि अब नई SOP जो है राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसमें 2 बजे के बाद जो है जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर दुकानें जो हैं वो 2 बजे के बाद बंद होंगी। हालांकि जो आवश्यक दुकानें हैं, जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं वो सिर्फ खुली रहेगी। और 7 बजे के बाद 7 बजे से और 5 बजे के बीच जो है नाइट कर्फ्यू जो है वो रखा गया है। और जो अन्य राज्य हैं, जो अन्य जिले हैं, वहां पर रविवार को लॉकडाउन किया गया है। साथ ही जो शहरी क्षेत्र है वहां पर शनिवार किया गया। आप मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो 2 बजे के बाद ये दुकानें आप देख लगातार की जा रही है, बंद किया गया है। और जो आवाजाही है इसमें अभी ढील दी गई है। हालांकि ये ढील जो है अभी शाम 7 बजे तक ये ढील रहेगी। उसके बाद ये जब नाइट कर्फ्यू रहेगा तो ये आवाजाही भी आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो फिलहाल जो नाइट ड्यूटी करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो निजी संस्थान में हो, सरकारी संस्थानों में हो, जो भी यहाँ पर अगर काम करने वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ ढिलाई दी गई है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो परिवहन से लेकर सभी चीजें जो है, निजी वाहन, ये सभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि 7 बजे के बाद जो है नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। तो तमाम अगर स्थिति देखिए तो पूरी तरीके से राज्य सरकार ने यहाँ पर सख्ती बरत दी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रतिदिन जो है 2,000 से 3,000 के बीच जो है लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और जिस प्रकार की जो रिकवरी रेट है वो लगातार घट रही है। अगर बात पिछले दिनों की जाए तो जहां रिकवरी रेट 96 पॉइंट कुछ थी, वही अब जो रिकवरी रेट है वो 89 पॉइंट पहुंच गई है। तो ऐसे में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, किस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार को इस तरीके की सख्ती जो है वो बरतनी पड़ रही है। क्योंकि लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, कई सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
ढिलाई जो है लगातार आम जनता जो है वो कर रही है। इस पर विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है कि ताकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो उसमें कमी आए। जो जिस प्रकार की जो बढ़ोतरी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है उसमें कमी आए, तो लगातार राज्य सरकार इस पर ढील दे रही है। और साथ जी ही बिल्कुल जो बिल्कुल प्रवासी उपेंद्र, लगातार राज्य सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं और कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, जो रिकवरी रेट घट रहा है, उसके पीछे लोगों की लापरवाही ही सबसे बड़ा कारण है। इस दौरान लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं। नितिन, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अगर कोरोना के आंकड़ों का अपडेट आपसे जानना चाहें, और क्या कुछ नियमों का पालन करवाने के लिए आगे काम किया जा रहा है? लेटेस्ट आंकड़े हम आपको बताएं तो आज भी करीब वो 30,000 के पार उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि जो तस्वीर है वो तस्वीर बिल्कुल उलट है, क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री की जो मंशा थी उसको अधिकारियों ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से पलीता पोत दिया है। ये राजधानी लखनऊ है जहां पर आज कई ऐसे अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गया है और अस्पताल प्रशासन ने मरीजों से ये कह दिया कि आप हमसे बड़े अस्पताल में जाइए, लेकिन कोई अधिकारी फोन उठाने को नहीं है। कल सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अब कोई भी रेफरल लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज सुबेरे एक मरीज का फोन आता है और वो कहता है कि भैया शैलेंद्र सिंह जो कि एसडीएम है लखनऊ में, उनको जब फोन किया गया है कैरियर मेडिकल कॉलेज में एडमिट होने के लिए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप रेफरल लेटर सीएमओ से लेकर आइए। मतलब सरकार से बड़े हो गए हैं ये अधिकारी। उसके बाद कई सारे ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक सुध नहीं ली है लोगों से। क्यों ये अधिकारी अपने आप को छुपाकर सरकार की और मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर पानी फेर रहे हैं। कई सारे प्रमुख अधिकारी हैं, उनके पास 2 मिनट का समय नहीं कि वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन ले, वो मीडिया के सवालों का जवाब दे दे। कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने मुंह छुपा लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और सरकार और मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं थी, जो मंशाएं थी, वो सारी मंशाओं पर पानी फेरते हुए ये अधिकारी नजर आ रहे हैं। अगर जी आज बिल्कुल की बिल्कुल, लेकिन और ये शर्मनाक कर देने वाली, शर्मसार कर देने वाली बातें जरूर है, क्योंकि एक और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनता से अपील कर रहे हैं नियमों का पालन करें और उनकी मदद के लिए सरकार आगे आ रही है। लेकिन इसी बीच कुछ अधिकारियों की ओर से जो नियम कानून पहले बनाए जा चुके हैं उनका भी पालन सही से नहीं करवाया जा रहा। गुरुग्राम से संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, गुरुग्राम में कैसी स्थिति आज देखने को मिल रही है? बीते रोज आपसे अपडेट लिया था, आपने बताया था कि जैसे दिल्ली में लोग पलायन कर रहे हैं वही स्थिति गुरुग्राम में भी देखने को मिल रही थी। आज क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकारों से अपील की है कि लोगों को पलायन ना करने दिया जाए, लोगों को इस तरह से समझाया जाए कि उनके लिए व्यवस्थाएं जिस राज्य में वो मौजूद है वहीं की गई है, लेकिन उसके विपरीत स्थिति है, लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। अभी क्या अपडेट है? और जहां तक सवाल जो पलायन करने वाले जो मजदूरों का है, वो आज भी मजदूर आज अपने बसों में बैठकर अपने घर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई भी सूचना देने वाला कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इतना जरूर है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है, यानी 31 मई तक जो जितने भी स्कूल है, निजी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि कोविड जैसी जो भयंकर बीमारियों बढ़ते लेते हुए उन्होंने यह आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इतना जरूर है कि गुरुग्राम के जो जिला उपायुक्त है उसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है कि अगर किसी को सेंटेंस है या किसी के कोई दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई खांसी जुकाम या कुछ है तो अपने घर पे ही क्वारंटाइन रहे, क्योंकि यहाँ पर बेडों की जो संख्या वो बिल्कुल कम है। क्योंकि जो 800 बेड की बढ़ाने की जो बात की जा रही थी, उस 700 बेडों पर आप काम यहाँ पर आज शुरू हो गया है। क्योंकि गुरुग्राम में एक ही नागरिक हॉस्पिटल है और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको लगातार जोड़ा जा रहा है। और लगातार जिला उपायुक्त ने जो यश गर्ग उन्होंने ये भी आदेश कर दिया है कि जो लॉकडाउन जैसी गुमराह बातें कर लोगों को चूना लगाते हैं, यानी जो दुकानदार है वो ज्यादा भाव में सामान बेचते हैं, उसके ऊपर शिकंजा कसने की बात यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम में लगातार जो कोरोना कह रहे हैं यानी वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पलायन करने वाले जो मजदूर हैं आज भी वो सड़कों पर हैं, आज भी वो अपने घर की तरफ, प्रदेश की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। उनके पास ना कोई एनजीओ, ना कोई भी समाज सेवी या कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है कि उनको ये समझा सके कि जो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी है कैसे इससे बचा जा सके। बेशक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सबको वैक्सीन लगेगी, लेकिन अब जो स्थिति हरियाणा की दिख रही है वो साफ तौर पर यह दिख रही है कि जो कहर है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम से नाम जाना जरूर जा रहा है, लेकिन जो एनसीआर जो दिल्ली से लगा हुआ सत्ता गुरुग्राम है
उसमें केसों का बढ़ना बिल्कुल चिंताजनक विषय यहाँ पर बना हुआ है कि इन केसों को कैसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, लगातार और जागरूक लोगों को किया जिस जा रही है। स्पीड के साथ ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंताजनक स्थिति जरूर बन चुकी है। राजकुमार, नासिक में आज जो घटना देखने को मिली है, 22 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई, चिंताजनक विषय ये जरूर बन चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो खुद सीएम की ओर से कहा गया है कि ऑक्सीजन को लेकर कमी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है, अपील की है कि ऑक्सीजन जो है पहुंचाई जाए ताकि लोगों की जान बचाई जाए। ऐसी स्थिति में जब आज ही इतनी बड़ी घटना देखने को मिली तो अब कैसे आगे एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल ईशानी, यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 119 अस्पताल ऐसे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में माने जाते हैं, जो सरकार के द्वारा अधिकृत किए गए हैं लोगों का इलाज करने के लिए। उसके अलावा 9 अस्पताल ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार खुद संचालित करती है। उसके अलावा एम्स से लेके और 5 बड़े अस्पताल ऐसे हैं कि जिन अस्पतालों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहता है। सब जगह कोविड के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग जा रहे हैं, उन लोगों का इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि सरकार के नुमाइंदे हैं वो निश्चित तौर पर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कई अस्पतालों का खुद जाके निरीक्षण किया है, वहाँ की स्थिति का जायजा लिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी इस समय बिल्कुल अपने परवान पर है और लोग सिलेंडर लेने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो सिलेंडर लेकर अपने घर में अपने लोगों को क्वारंटाइन किए हुए हैं, क्योंकि अस्पताल में जाने के एक लोगों के बीच में एक अविश्वास की भावना एक ये भी पैदा हो गई है कि यदि अस्पताल गए तो इलाज तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मौतों का सिलसिला, जो मौतों के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक अविश्वास की जो भावना लोगों के बीच में बढ़ गई है, तो उससे निश्चित तौर पर लोगों को अंदर एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। और ये जो हालात और परिस्थितियाँ हैं, इन हालात और परिस्थितियों से लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा और व्यक्ति, हर आदमी अब इसके लिए बिल्कुल तैयार भी होता हुआ नजर आ रहा है। कई बहुत सारे लोगों से बात हुई। अगर मैं रात की एक घटना की बात करूँ तो रात को 2 बजे मुझे एक व्यक्ति का फोन आया और प्रीत विहार में एक अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर एक बेड था, उस एक बेड के लिए 5 बड़े दावेदार थे। लेकिन कुल मिला के सारी स्थिति ये रही कि उसमें जो 5 लोग थे, उन 5 लोगों में से एक को भी बेड नहीं मिला और पांचों के 5 बिना इलाज के तड़प के और बिल्कुल मतलब मौत के आगोश में समा गए। तो ये जो हालात और परिस्थिति, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एक इमोशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबंधन अगर कहीं है तो उस प्रबंधन को, अगर कोई अधिकारी हैं, वो अधिकारी अगर बने हैं, जनसेवक हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर सरकार के जो नियम और कायदे कानून हैं, केवल सख्ती से सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। प्यार, मोहब्बत और इस समय बड़े सौहार्द की आवश्यकता है और लोगों को बड़ा समझाने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पे जितना बन पड़ रहा है, सरकार करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए, और जैसे कि आप बता रहे हैं, इस दौरान लोगों को समझाने की ज्यादा जरूरत है और साथ ही इमोशनल होकर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये चीजें समझनी होंगी। जैसे कि लखनऊ से देखा गया, स्थिति एकदम विपरीत नजर आई, जो अधिकारी हैं वही बात समझने को तैयार नहीं। तो ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए इस कोरोना काल से लड़ना, इस कोरोना के दौर से लड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उपेंद्र, मैं आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगी। जब उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। 2 बजे के बाद आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी दुकानें बंद करने की बात कही गई है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया। इसी बीच जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था वहां पर है? देखिए सानी, अगर बाहरी राज्यों की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से जो है सख्ती जो है राज्य सरकार ने यहाँ पर बढ़ा दी है, तो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको बॉर्डर पर रोका जा रहा है। उनका एंटीजन जो है कोरोना चेक जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है, वहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जो भी संक्रमित व्यक्ति अगर मिल रहे हैं तो उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। साथ ही जो अन्य लोग हैं जिनके जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको जो है अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। साथ ही जो कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं, जो पिछले साल जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, उनको विकसित करने में जो है राज्य सरकार जुटी हुई है। और आज भी हमने देखा है कि खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है रायपुर में जो कोविड सेंटर है उनका निरीक्षण, उसका औचक निरीक्षण वहां पर उन्होंने किया। वहां पर जितनी जो चीजें हैं उनका साफ निरीक्षण वहां पर किया, और जो चीजें वहां पर चाहिए, जो विकसित करने वाली जो चीजें हैं, जो और वहां पर चीजें चाहिए, उन चीजों पर जो है वो जोर दिया गया है। प्रशासन और शासन को जो है वहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जरूरत की जो चीजें हैं वो वहां पर मुहैया कराया जाए, ताकि अगर कोई संक्रमित अगर मिलता है, अगर किसी को इलाज की ज्यादा जरूरत है, तो उनको इन सेंटरों में जो है वो भेजा जाएगा। क्योंकि दावे जिस प्रकार से सरकार कर रही है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो
तो 7,000 आइसोलेट बेड का जो है दावे जो है सरकार कर रही है। 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की जो है वो दावे सरकार कर चुकी है, और साथ ही जो आईसीयू बेड है 300 से ज़्यादा आईसीयू बेड जो है वो सरकार दावे कर रही है कि वो हमारे पास पर्याप्त है। अगर किसी को भी अगर कोरोना होता है तो वो हमारे पास पर्याप्त जो है उनके लिए बेड है, उनके लिए जिस प्रकार का जो इलाज है वो पर्याप्त रूप में है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, तमाम तरीके से जो है सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आंकड़े को अगर बात की जाए तो लगातार जो है उत्तराखंड में जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। लगातार 2000 से 3000 के बीच जो है वो आंकड़े आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मामले आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रवासी भी इस दौरान राज्य में वापसी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आज सीएम की ओर से रायपुर में निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जब सीएम ने दून हॉस्पिटल और कोरोनेशन का निरीक्षण किया उस दौरान भी कुछ जरूरी अपडेट्स उनके द्वारा दिए गए हैं। कोरोनेशन अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की बात उनके द्वारा कही गई, यानी कि लगातार कोशिश राज्य सरकार की ओर से यही की जा रही है कि कोरोना के मामलों को कंट्रोल किया जा सके। नितिन, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है कि काम किया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे बात दिल्ली की करें, बात उत्तर प्रदेश की करें या किसी और राज्य की, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो कालाबाजारी ऑक्सीजन की हो रही है इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ये राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर आज की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने खुद फोन किया था एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और उसका दाम मुझे बताया गया, क्योंकि उधर से उसको ये लगा कि मैं एक आम नागरिक हूं और उसने मुझे 50,000 रुपए एक जंबो सिलेंडर का दाम बताया। एक आम व्यक्ति कैसे ले सकता है? इसके अलावा जितने भी ऑक्सीजन के सेंटर बने हुए हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन किसी अधिकारी के पास इतना समय नहीं कि वो जनता के बीच जाके कम से कम 2 मिनट उसकी समस्या जो है वो सुन ले। 96 अस्पतालों की एक लिस्ट जो थी वो डॉक्टरों की, वो अधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से वो 96 अस्पताल जनता को सौंपे गए थे कि अब ये कोविड डेडिकेटेड रहेंगे। लेकिन अधिकारियों ने उसके पहले ये निरीक्षण करने की जरूरत नहीं समझी कि क्या उन अस्पतालों में बेड है, क्या वहां पर ऑक्सीजन है या नहीं है। लेकिन कहीं भी किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है और अब अस्पतालों का ये हाल है। मेयो जैसे अस्पताल जो कि गोमती नगर लखनऊ में मौजूद है, वहां पर मरीजों से ये कहा जा रहा है कि अब आप अपने से ऊपर जो अस्पताल है वहां पर जाइए और इलाज के लिए वहां पर कोशिश करिए। कोरोना के इस दौर में बड़ी लापरवाही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जरूर देखने को मिल रही है, जिस कारण मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम अपडेट्स के लिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं और साथ ही लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है।